स्वागत है आप सभी का एकेडमी विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, राइट टू फ्रीडम को। राइट टू फ्रीडम के तहत हम लोग देख रहे थे राइट टू एजुकेशन। इस राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत डाला गया है? तो अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21 के तहत जो हमारा राइट टू एजुकेशन है इसको डाला गया। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल था 21 था, लेकिन अब आर्टिकल 21A भी आ गया। इस आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, उस शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। ये कब, इसके तहत क्या प्रोविजन है? तो फ्री और कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी यानी कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए, टू ऑल। कौन से? सभी बच्चे के लिए जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की एज ग्रुप में आते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या किया गया है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और इसमें भी शिक्षा कैसी होगी? तो शिक्षा जो होगी वो प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14। 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा को क्या कर दिया गया है? सरकार के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है। और यही जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के तहत आर्टिकल 21A में आया है, जिसको राइट टू एजुकेशन के नाम से लिखा गया है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। ये कब आया? तो ये 2002 में, साल 2002 में इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में आया, इसके तहत जो ये प्रोविजन था, इस प्रोविजन को क्या कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट की श्रेणी में डाल दिया गया। अब इस प्रोविजन को फंडामेंटल राइट की श्रेणी में डाल दिया गया यानी कि ये पहले से ही मौजूद था। तो ये पहले से जो मौजूद था, ये हमारे डीपीएसपी, जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके तहत क्या था कि आर्टिकल 45 में जो था, इस आर्टिकल 45 में इस चीज को मेंशन किया हुआ था कि लेकिन अब हमारा जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो क्या है? इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, वो तो प्रोविजन उसमें है नहीं। तो तब तक ये क्या था ना कि ऑब्लिगेटरी नहीं था, ये जो अनिवार्य था, ये जो कंपलसरी था, वो कंपलसरी प्रोविजन नहीं था उसमें। तो इसको हटा करके क्या कर दिया गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट। और जैसे ही ये फंडामेंटल राइट बना, ये क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। अब इसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, ये स्टेट के ऊपर इंपोजिशन लगाएगा कि उसको ये करना है। तो ये इसलिए किया गया। अब क्या हो गया? इसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके तहत ये भी जोड़ा गया। पहले 10 ही थे मौलिक कर्तव्य, अब 11 हो गए। तो 11वां जो था वो यही था कि एक फंडामेंटल, इस चीज से रिलेटेड मौलिक जो कर्तव्य है हमारा, उससे जोड़ा गया कि जो भी गार्जियन है उनके लिए ये कर्तव्य बनता है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो अपने बच्चे हैं उनको शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो अवसर है वो प्रोवाइड करवाया जाए, शिक्षा का जो अवसर है वो उनको प्रदान किया जाए। ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसमें यही जोड़ा गया है 2002 तहत। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें जो डीपीएसपी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल 45 के तहत इस चीज को मेंशन करता था, लेकिन जैसे ही ये फंडामेंटल राइट बना तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो बदल गया। जो आर्टिकल 45 का जो विषय वस्तु था, इसका जो प्रोविजन था वो बदल गया। बदल के क्या हो गया कि अब 6 से 14 वर्ष के तो बच्चे इस कैटेगरी में आ गए। तो 6 वर्ष से पहले यानी कि जो जन्म से 6 वर्ष तक के, 0 to 6, जो जन्म से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है कि उनको जो बेटर अपॉर्चुनिटी, उनको जो उस वक्त जो भी जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, जो शिक्षा का माहौल चाहिए, वो सारा चीज अब किसके तहत आ गया है? ये डीपीएसपी आर्टिकल 45 के तहत आ गया। तो आर्टिकल 45 और कौन से एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 0 to 6, ये 0 to 6 इयर्स ऑफ एज, 0 to 6 इयर्स ऑफ एज अब रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले ये पूरा रिप्रेजेंट करता था अप टू 14 इयर्स, लेकिन अब क्या हो गया? जो 6 to 14 वाला जो कैटेगरी है, ये जो स्लैब है, ये फंडामेंटल राइट, हमारा जो मौलिक अधिकार है, इस फंडामेंटल राइट की श्रेणी में
आ गया है। और अब जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत जो आर्टिकल 45 है उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो शैक्षणिक अवसर है, जो माहौल है, जो भी उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो सारी चीज अब आर्टिकल 45 के तहत आते हैं। और एक नया फंडामेंटल ड्यूटी तो जोड़ा ही गया, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी 2002 में ही जोड़ा गया, ये इसी के तहत आया, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये राइट टू एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी के मामले में जो है वो संरक्षण दिया गया। ये किस आर्टिकल के तहत है हमारे, तो आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या, कुछ मामलों में जो है ये सुरक्षा, ये जो एक तरीके से संरक्षण दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट में, जो अरेस्ट और डिटेंशन होता है इसमें जो डिटेंशन, ये जो शब्द है, ये डिटेंशन जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिमिटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिमिटिव डिटेंशन, अंतर क्या है कि प्यूनिटिव डिटेंशन वैसा डिटेंशन है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल चल रहा है और ट्रायल चलने के बाद वो कन्विक्टेड घोषित हो गया, यानी कि वो दोषी स्वीकार कर लिया गया है न्यायालय के द्वारा। जब न्यायालय में उसको दोषी स्वीकार कर लिया गया है, उसको दोषी करार दे दिया गया है, तो उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, किसी व्यक्ति को उठाया जाता है, उससे डिटेन किया जाता है, तो उस टाइप के जो डिटेंशन होंगे उसको क्या कहेंगे, प्यूनिटिव डिटेंशन कहेंगे। उसको हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन की श्रेणी में डालते हैं। और नेक्स्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वैसे केसेस में जो शक के आधार पर उठाए जाते हैं, जो मान लीजिए कि किसी को पीछे वाले कोई कार्य किया हुआ, पीछे का कोई ऑफेंस है, उस मामले में वो बरी हो गया है या फिर जमानत के आधार पर है, लेकिन आगे अगर पुलिस को ऐसा कुछ शक होता है कि आगे कोई ऐसा मामला हो सकता है, तो उस तरीके के मामले को रोकने के लिए जो डिटेंशन किया जाता है, जो डिटेन किया जाता है किसी व्यक्ति को, उस टाइप को कहते हैं प्रिमिटिव डिटेंशन। उसको हम लोग अगर आसान भाषा में समझे तो शक के आधार पर गिरफ्तारी। तो पहला वाला जो था वो प्यूनिटिव डिटेंशन था, उसमें सजा होने के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, वो प्यूनिटिव डिटेंशन है। दूसरा क्या है, प्रिमिटिव डिटेंशन, यानी कि आगे किसी होने वाले सजा के संभावित खतरे को देखते हुए जो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस जो उसको डिटेन करके अपनी हिरासत में ले लेती है, उस टाइप को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डिटेंशन, यानी कि शक के बिना पे, शक के आधार पर जो गिरफ्तारी की जाती है वो होती है प्रिमिटिव डिटेंशन। इसमें हम लोग दोनों टाइप के केसेस में देखेंगे कि दोनों टाइप के केसेस में जो हम लोग को ये संविधान में संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है, इसके तहत देखते हैं। आर्टिकल 22 के तहत पहला क्या है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस बिना पे, किस आधार पर किसी व्यक्ति को जो डिटेन किया गया है या फिर अरेस्ट किया गया है, ये जानने का अधिकार उस व्यक्ति के पास है कि वो किस आधार पे, क्या वजह थी उसकी गिरफ्तारी की, जो ग्राउंड ऑफ जो अरेस्ट है वो क्या है, ये जानने का अधिकार है। प्लस लीगल एड, लीगल एड यानी कि वकील, जो भी वकील वगैरह हैं, लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो भी कानूनी जो कार्य करते हैं, उनसे सलाह, उनका जो मदद है वो लेने का अधिकार है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पॉइंट किसके तहत आएगा, प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत। जो सजा होने के बाद जो गिरफ्तार किया गया तो उसके पास मामला है कि वो किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में भी अपील कर सकता है, इसमें है। दूसरा क्या है, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। जो ये राइट टू बी प्रेजेंटेड मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर, जो 24 घंटा का एक ड्यूरेशन तय किया गया है संविधान में, उस 24 घंटे के ड्यूरेशन के भीतर क्या होगा कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, जो दंडाधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब ये 24 घंटे में हम लोग ये नहीं काउंट करेंगे कि उसको अगर कहीं से अरेस्ट करके लाया जा रहा है तो बीच का जो ट्रैवलिंग पीरियड है उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो ऑफिशियल जो 14 घंटे का जो समय है गिरफ्तारी के बाद से मजिस्ट्रेट के समय पास पेश करने का, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो इस 24 घंटे को पार नहीं करना चाहिए, 24 घंटे को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये इसमें पॉइंट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट क्या होता है कि अगर उस व्यक्ति को के ऊपर कोई और चार्ज नहीं लगाया जाता है या फिर कुछ और उसके खिलाफ ऐसा कोई बर्डन, मतलब एक तरीके से नहीं बनाया जाता है एक लीगल तरीके से जांच करने के लिए, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अगले 24 घंटे के भीतर उसको रिलीज कर दिया गया। तो 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी है उनके सामने पेश करना होगा, और अगर ज्यादा कोई सीवियर ऐसा कुछ मामला नहीं आता है, कोई इस तरीके से जांच समिति नहीं बैठाई जाती है, तो क्या होगा कि 24 घंटे जो अगले होंगे उसके भीतर उसको रिलीज करने का भी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है डिटेंशन
ऑफ ए पर्सन कांट एक्सीड 3 मंथ्स। अब ये जो आ जाएगा हमारा, ये प्रिमिटिव हो जाएगा। अगर किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसको 3 महीने, जो ये 90 डे का जो पीरियड है, 3 महीने का जो पीरियड है, इस 3 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। अब इसमें क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था, इसके तहत क्या किया गया था कि इसमें बदलाव करके इस 3 मंथ्स को 2 मंथ कर दिया गया था। जो ये 90 दिन का पीरियड है उसको घटा करके 60 दिन कर दिया गया था, 2 महीने। लेकिन अभी तक जो वो मामला है, वो जो एक्ट है, उसको फोर्स में नहीं लाया गया, उसको इन्फोर्स नहीं किया गया, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस कारण से अभी भी जो ये ड्यूरेशन है ये 3 मंथ ही है। नहीं तो अगर उसको इन्फोर्स कर दिया जाए, ये 3 मंथ का ड्यूरेशन घट करके 2 मंथ हो जाएगा। ये भी प्रिमिटिव के तहत ही आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन ऑर्डर टू अरेस्ट एनी फीमेल, किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार किया जाना है, किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार किया जाना है, तो उसके लिए जो महिला कांस्टेबल है उनका होना नेसेसरी है, उनका होना क्या है, उनकी जरूरत है। बिना महिला पुलिस के, बिना महिला सिपाही के किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है। दूसरा क्या है कि रात्रि के समय, जो रात्रि के जो समय है, उसमें भी क्या हो सकता है कि जो महिलाओं की गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकती है। रात के समय में महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और दूसरा, अगर महिलाओं की गिरफ्तारी करनी है दिन के समय में भी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फीमेल कॉप, जो महिला जो सिपाही हैं उनका होना, महिला अधिकारियों का होना आवश्यक है। तो ये सारे प्रोविजंस किसके तहत थे, आर्टिकल 22 के तहत थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा राइट टू फ्रीडम था आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 को, इसको अलग अलग जो प्रोविजंस थे इसको हम लोगों ने खत्म किया। थैंक यू।